अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में इलेक्शन करीब है। आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है और पाकिस्तान का जो इलेक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर जमहूरियत है और ये फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर पर बेस है। अब ये फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म में दो हुकूमतें होती हैं, एक सूबाई हुकूमत होती है जिसे हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और एक फेडरल गवर्नमेंट होती है जो पार्लियामेंट में बैठी होती है, जिसकी पूरी मुल्क में गवर्नमेंट होती है। तो पार्लियामेंट के भी आगे दो हिस्से होते हैं, जिसमें एक नेशनल असम्बली होती है जो लोअर हाउस होता है, और एक सेनेट होता है जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं। अब सेनेट के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ इलेक्शन है वो कितने किस्म की होती हैं, कितने किस्म के इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं। तो जो नंबर 1 पे इलेक्शन होते हैं वो होते हैं जनरल इलेक्शन, जिसमें उसकी भी आगे दो किस्में हैं, एक प्रोविंशियल और एक नेशनल असम्बली के। जो प्रोविंशियल असम्बली के होते हैं यानी कि सूबाई असम्बली के होते हैं, उनमें एमपीएज होते हैं। जो नेशनल असम्बली के होते हैं उन्हें एमएनएज कहते हैं। एमपीए जिसे हम छोटे वोट के नाम से जानते हैं और एमएनए जिसे हम बड़े वोट के नाम से भी जानते हैं। तो जो नेशनल असम्बली के टोटल मेंबर होते हैं वो पहले तो होते थे 342 यानी 342, लेकिन जो 2024 में इलेक्शन होने हैं वहाँ पर इसके मेंबर होने हैं 236, यानी कि जो बाकी मेंबर कम होने हैं वो फाटा के मेंबर हैं, क्योंकि फाटा को अभी जो है ना केपीके में मर्ज कर दिया गया है। जो फाटा के मेंबर अलहदा से नहीं होंगे और जो टोटल मेंबर होंगे वो 236 होंगे। उन 236 में से 266 जो होंगे वो जनरल होंगे, जिनमें जनरल इलेक्शन होंगे, जिनमें आम जनता वोट करेगी, और जो बाकी 70 होंगे वो रिजर्व्स होंगे। इसी तरह ये टोटल 236 बनते हैं। इनमें से जो पार्टी 172 वोट हासिल करती है वो जीत जाती है, वो अपनी हुकूमत बना लेती है। तो ये जो इलेक्शन होते हैं ये इसमें आम जनता वोट करती है, जिसकी वजह से इन्हें जनरल इलेक्शन कहा जाता है। आम जनता जिसे बड़े वोट के नाम से जानती है, यानी कि एमएनएज। हर पार्टी के एक अलहदा से एमएनएज होते हैं हर इलाके में, और जिस पार्टी के एमएनए ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं वो फिर वफाक में अपनी हुकूमत बना लेते हैं। और इसी तरह अगर प्रोविंशियल असम्बली की बात की जाए यानी कि सूबाई असम्बली की बात की जाए, इसके जो टोटल मेंबर होते हैं वो 371 होते हैं। 371 इसके टोटल मेंबर होते हैं, जिनमें से 297 जो होते हैं वो जनरल होते हैं और 74 रिजर्व्स होते हैं। ये अभी हम पंजाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और ये हम पंजाब की बात कर रहे हैं। और 186 वोट जो पंजाब में हासिल कर लेता है उसकी फिर पंजाब में गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर करता जाऊँ, अगर कोई गवर्नमेंट 186 वोट इकट्ठे नहीं कर पाती तो वो किसी दूसरी गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद भी कर सकती है और 186 वोट पूरे कर सकती है। यही कानून नेशनल असम्बली में भी लागू होता है। वहाँ पर भी अगर कोई पार्टी 172 वोट नहीं हासिल कर पाती तो वो किसी दूसरी गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद करके भी अपने वोट पूरे कर सकती है। और प्रोविंशियल इलेक्शन के बारे में एक बात और मैं बताता चलूँ, ये जो इलेक्शन होते हैं ये हर सूबे के अलग अलग होते हैं, और जिस सूबे की आबादी ज़्यादा होती है उस सूबे के मेंबर जो होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी ज़्यादा होते हैं। यानी कि पंजाब की अब आबादी ज़्यादा हो तो पंजाब के एमपीएस भी ज़्यादा होंगे। और बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है लेकिन उसकी आबादी कम है, तो उसके जो एमपीएस हैं वो भी कम होंगे। ये आबादी पर बेस्ड करते हैं। अब हम सेनेट की बात करते हैं। सेनेट जो है ना ये 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो उसके बाद सेनेट बना था, क्योंकि जो नेशनल असेंबली में मेंबर होते हैं वो जिस सूबे की आबादी ज़्यादा होती है उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमएनएज नेशनल असेंबली में ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए सेनेट बनाया गया। तो सेनेट के जो टोटल मेंबर होते हैं वो 100 होते हैं। और सेनेट के इलेक्शन में आम जनता वोट नहीं करती। ये जो एमपीएज हमने सेलेक्ट किए होते हैं ये एमपीएज फिर सेनेटर्स की सिलेक्शन करते हैं। अब इन सेनेटर्स का काम क्या होता है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको बताया कि नेशनल असम्बली में जिस सूबे के आबादी ज़्यादा होगी उसके एमएनएज भी नेशनल असम्बली में ज़्यादा होंगे। तो वो अगर कोई भी कानून पास करवाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी का अपने सूबे के हक़ में वो कानून पास करवा सकते हैं। लेकिन जब से ये सेनेटर का कानून लागू है, अगर कोई भी नेशनल असम्बली में कानून पास होता है तो उसके बाद सेनेट में जाता है। अगर सेनेट से पास होता है तो फिर ये सदर के पास जाता है। सदर के जब दस्तखत होते हैं तो वो कानून पूरे मुल्क में लागू कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि सेनेटर बन कौन सकता है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले उसकी एज जो है ना 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके अलावा जो नेशनल असम्बली के रूल हैं वो ही तकरीबन सेनेटर्स के ऊपर भी लागू होते हैं, यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी कोई स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए इसकी पहले, और इस्लामी कवानीन के बारे में जानता हो, इस्लाम की टीचिंग के बारे में जानता हो। ये जो चीज़ें हैं ना ये इसमें लागू होती हैं। और दूसरी चीज़, जो नेशनल असम्बली के मेंबर जैसे आपको बताया कि वो आबादी के लिहाज से होते हैं, सेनेट के मेंबर आबादी के लिहाज से नहीं होते। ये जो चारों सूबे हैं उनमें से 23 जो मेंबर हैं ना वो सिलेक्ट होते हैं सेनेटर्स के लिए।
तो यहाँ पर आबादी का क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पर जिस भी सूबे के मेंबर आने हैं वो 23-23 के हिसाब से ही आने हैं। यानी कि 23 ही पंजाब के होंगे, 23 ही KPK के होंगे और 23 ही बलूचिस्तान के और 23 ही सिंध के होंगे। यहाँ पर इक्वल निज़ाम होता है, इक्वल मेंबर होते हैं हर सूबे के सेनेट में। इन 23 में से 14 जो होते हैं वो जनरल होते हैं और 4 टेक्नोक्रेट्स के होते हैं और 4 वुमेन के होते हैं और जो एक होता है वो नॉन मुस्लिम का होता है। इस तरह ये टोटल मिलके 23 बनते हैं। और अगर बात की जाए तो 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें 104 मेंबर थे सेनेट के, लेकिन 2024 में जो होंगे उसमें 100 मेंबर होंगे, क्योंकि 2018 में फाटा भी था शामिल और 2024 में फाटा को जब के मर्ज कर दिया गया KPK में, और उसकी वजह से 4 जो फाटा के शामिल हैं वो हटा दिए जाएंगे। इसके बाद एक टाइप होती है लोकल बॉडी के इलेक्शन। ये भी हर 5 साल बाद होते हैं, जैसे कि जनरल इलेक्शन भी हर 5 साल बाद होते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन भी हर 5 साल बाद होते हैं। और जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं ना, ये आपको बताता चलो, एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, ये 3 साल के बाद होते हैं और हर सेनेटर 6 साल के लिए रहता है। आप कहेंगे कैसे कैसे होता है साल में, ये मैं आपको बताता हूँ। जो सेंटर का इलेक्शन होता है वो 3 साल बाद होता है, लेकिन 100 मेंबर का नहीं होता, वो 50 मेंबर्स का होता है। तो 50 मेंबर का 3 साल बाद, फिर 3 साल बाद अगले 50 मेंबर का। इस तरह हर सेंटर जो है वो 6 साल पूरे करता है। तो अभी के जो हमारे आधे सेंटर हैं वो 2024 में रिटायर होंगे, एक्सपायर होंगे, और बाकी जो आधे हैं वो 2027 में उनकी मुद्दत ख़त्म होगी। तो एक इलेक्शन 2024 में होगा, फिर दूसरा होगा 2027 में होगा। तो इसी तरह ये 6-6 साल पूरे करते हैं और हर 3 साल के बाद इनका इलेक्शन होता है। तो जो जनरल इलेक्शन है वो मैंने आपको बताया नहीं, वो भी हर 5 साल के बाद होता है, जो अभी 2024 में भी होने वाले हैं। तो इसके बाद एक टाइप होती है लोकल बॉडी इलेक्शन की। जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो भी हर 5 साल के बाद होता है, और ये जो होता है ये MPs करवाते हैं, जैसे कि यूनियन कौंसल चेयरमैन होते हैं। जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो वो यूनियन कौंसल जो चेयरमैन होते हैं वो तहसील नाज़म को मुंतखब करते हैं। तो फिर तहसील नाज़म जो है वो फिर आगे डिस्ट्रिक्ट नाज़म को मुंतखब करते हैं। इस तरह ये भी इलेक्शन होते हैं। इस तरह एक चौथी किस्म भी आपको बताते चलें, जो ज़िमनी इलेक्शन। ये जो इलेक्शन है हाल ही में 2-4 महीने पहले भी हुए थे। ये इलेक्शन, इनको बाई इलेक्शन भी कहते हैं। ये इस सूरत में होते हैं जब कोई मेंबर फोत हो जाए या डिसक्वालीफाई हो जाए या वो रिज़ाइन कर दे, तो उस खाली जगह को पुर करने के लिए वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो ज़िमनी इलेक्शन करवाती है और उस खाली जगह को पुर करती है। तो उम्मीद है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आगे इलेक्शन नज़दीक हैं, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी।